बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा चैप्टर 3 डायनामिक है, जो कि फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर है ये, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप सिन की जो न्यू बुक आई है, मतलब आप हर नोट्स जब बनाती हैं तो कहती हैं कि ये न्यू सिन जो है बुक है, जो न्यू अभी सिन की बुक चेंज हो गई है ना, कलरफुल आ गई है, तो उसमें जस्ट कुछ चेंजेस हुई है जिसकी वजह से जो है हमारे सिंध वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है नोट्स बनाए आपके लिए, ठीक है। अब इस नोट्स को पंजाब वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि अब अभी जो हमारी बुक आई है ना न्यू बुक, वो तकरीबन पंजाब से सिमिलर है, ठीक है। तो फेडरल वाले पंजाब वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तो यही कहती हूँ कि हाँ, आप जो है भले किसी भी प्रोविंस से हो, आप ये लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आप जो अपनी बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 डायनामिक, ठीक है। ये चैप्टर 3 डायनामिक, ये जो डायनामिक नाम है, आखिर इसका क्या मतलब है, तो चलो जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। डायनामिक क्या है? इट इज़ द सब ब्रांच। ये क्या है? सब ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, ठीक है। विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या क्या कह लें, बॉडीज़ कह लें, ठीक है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायनामिक जो चैप्टर है, इसका है क्या मतलब, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ये डायनामिक है क्या? ये एक सब ब्रांच है किसकी? मैकेनिक की। और ये किससे डील करती है? ये डील करती है किससे? स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो उस बॉडी के रेस्ट स्टेट से या उसके मोशन से, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब रेफरेंस ऑफ फोर्स, जैसे कि ये अब पेन है, अब मैं इसको इस जगह से फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको फोर्स लगाई तो ये मैं फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाई तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये पहले रेस्ट कंडीशन में थी, ठीक है, और जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये मूविंग कंडीशन में आ गई। तो ये डायनामिक में हम ये डिफरेंस रेफरेंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी रेफरेंस ऑफ फोर्सेस से हम जो है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की मोशन और रेस्ट के बारे में जो स्टडी करेंगे, इट्स कॉल्ड डायनामिक। फोर्सेस क्या होंगी? या तो हम पुश करेंगे या हम पुल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। हर ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, रहता है रेस्ट में, या हम क्या कह लें कि यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जैसे कि ये पेन था या पॉइंटर कह लें, ये रेस्ट में था, या ठीक है, जब तक मैंने इस पर क्या अप्लाई ना की, फोर्स। जैसे ही मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसने अपनी स्टेट को चेंज किया और ये मूव, मतलब इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ यही कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, या क्या कह लें यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि गाड़ी है वो चल रही है एक यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जैसे कि गाड़ी स्टार्ट हुई 15 मीटर पर सेकेंड उसकी, अब वो जैसे स्टार्ट हुई उसकी 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 1 घंटे बाद भी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। या हम कह लें जैसे पॉइंटर रेस्ट में है या एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, तो वो तब तक खड़ी हुई रहेगी या तब तक एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक आप उस पर क्या ना करें, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। इसे लॉ ऑफ आइनर्शिया भी कहते हैं। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने जिस तरह से आपको एग्जांपल दी तो ये तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एजेंट है जो कि क्या करता है, चेंजेस करता है, किस में? चेंज द स्टेट। कौन सी स्टेट? या तो रेस्ट की चेंज या तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की चेंज, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी मूव कर रही है और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से, जैसे कि अब एक जो है, मैं आपको क्या, बॉल होती है ना, बॉल को आपके पास फेंकता है, तो आप क्या करते हैं, उसको कैच कर लेते हैं, मतलब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी रुक जाती है, ठीक है। मतलब मोशन से आपने उसको रेस्ट में कर दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, या रेस्ट से आपने उसको मोशन में कर दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जो कि एक एजेंट का काम कर रही है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं आइनर्शिया। इसे लॉ ऑफ आइनर्शिया क्यों कहते हैं, क्या वजह है यार? तो आइनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी बाय
which a body opposes any change in its state of rest or uniform motion is known as inertia. ये जो inertia है ना, ये एक प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है? अपोजिस करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट. मतलब एक बॉडी है, जब भी आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, तो उस बॉडी की अपनी भी एक फोर्स होती है. जैसे कि एक कार है, एक फॉर एग्जांपल एक कार है जो है 50 kg की, होती नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 50 kg की. अब मैंने क्या किया, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की 50 न्यूटन, ठीक है, और वो 50 kg की कार है. तो वो जो मैंने फोर्स अप्लाई की ना, वो जो बॉडी है, मीन जो कार है, उसने मेरी फोर्स को अपोज किया. मतलब उसमें इतनी कुव्वत थी कि जो मैंने फोर्स लगाई ना उस पर, उसने मुझे वापस अपोज किया. उस फोर्स को क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया. अब उसके अंदर फोर्स मतलब ज़्यादा थी. जो मैंने फोर्स लगाई बाहर से, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसके पास खुद की थी. तो जब उसकी खुद की थी, एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा उसकी इंटरनल फोर्स थी, तो फिर वो मूव नहीं कर पाया. उसने मूव ही नहीं किया, क्योंकि उसने तो अपोज कर दिया ना. जो मैं उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रही थी, उसके अंदर जो फोर्स थी, उसने मेरे चेंज को, जो मैंने चाहा था कि उसमें चेंज आए, उसको अपोज कर दिया. तो ये इनर्शिया यही कहता है कि एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जो कि अपोज करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. या तो वो रेस्ट से आप उसे मोशन में करना चाहे तो वो अपोज करे, या यूनिफॉर्म मोशन से आप उसे रेस्ट में करना चाहे तो वो अपोज करें, क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया है, उसके अंदर एक बॉडी के अंदर अपनी भी फोर्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर उस 50 kg पे मैंने अगर 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो तब मैंने उसके अंदर जो इंटरनल फोर्स थी ना, अपनी एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा कर दी, उससे ज़्यादा कर दी. तो फिर क्या हुआ? उसने अपोज करना चाहा, लेकिन वो अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी ना उसकी इंटरनल फोर्स से, जिसकी वजह से अब क्या हो गया? वो मूव कर गया. सो बस ये लॉ ऑफ इनर्शिया इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने बताई, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या रिलेशन है. सो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाया है, और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या रिलेशन है, ये क्या है, और रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं. सो अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एनी ऑब्जेक्ट, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बात शायद मैंने पहले भी समझाई थी आप लोग को कि क्या था, एक बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, दो बॉडी है मेरे पास, ठीक है. ये वाली कितने केजी की है? ये 2 kg की है. ये कितने केजी की है? 10 kg की है. मैंने दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई की. मैंने इस पे भी 2 न्यूटन की अप्लाई की, जो 10 kg की बॉडी थी, और ये जो 5 kg की बॉडी थी, इस पे भी मैंने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं दोनों पे. तो अब क्या हो रहा है, जो 5 kg की बॉडी थी, उसमें जब मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस क्या किया? कवर किया. और जो 10 kg की बॉडी थी, जब उसमें मैंने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो उसने कितना किया? उसने 7 मीटर किया या 6 मीटर किया, मतलब उसने कम किया. कौन सी बॉडी के मास है? जो कम मास था ना 5 kg, उससे जो है उसने कम डिस्टेंस कवर किया. बड़ी बॉडी ने कम किया, छोटी बॉडी जो 5 kg की, उसने ज़्यादा किया बड़ी बॉडी से. क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है ना, ये जो इन्होंने कवर किया है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ जाना. मैंने इनकी वेलोसिटी चेंज कर दी ना, अब वो छोटी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है. मैंने फोर्स लगाई, दोनों पहले से मूव कर रही थी एक वेलोसिटी से, लेकिन मैंने क्या किया? दोनों पे जो फोर्स अप्लाई की, एक बड़ी एक छोटी पे की, सेम फोर्स दोनों पे की है, तो छोटी बड़ी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, और जो बड़ी है वो छोटी के मुकाबले में कम जो है डिस्टेंस कवर कर रही है. तो वो क्यों? क्योंकि मास जिसका जितना ज़्यादा होगा, उसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन उतनी कम होगी, और जिसका मास जितना कम होगा, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. इस वजह से तो छोटी बॉडी आगे की तरफ चली गई, ज़्यादा डिस्टेंस कवर के. तो वही यही कह रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है इन एनी बॉडी, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? अप्लाइड फोर्स के. एक तो अप्लाइड फोर्स का रोल है,
ठीक है, और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको मास का समझाया है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स यही कि फॉर एग्जांपल सेम बॉडी मास है 5 kg, मैंने एक पे 10 न्यूटन की, दूसरे पे 5 न्यूटन की, तो जिस पे 10 न्यूटन करूँगी वो जाहिर सी बात है ज़्यादा आगे जाएगी, जिस पे 5 न्यूटन की है वो कम है। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन और मास का इन्वर्स रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी बॉडी ज़्यादा जो है मूव करेगी और बड़ी बॉडी जो है वो कम, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अब मैं जो यहाँ पे समझाया है मैं आपको इक्वेशन मैथमेटिकली बता रही हूँ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, आप जो बॉडी पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और मास का जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन मास डिपेंडेंट है, मास अगर ज़्यादा होगा, देखिए इन्वर्स रिलेशन तो आपको पता होगा ना कि बॉडी का मास जब बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन्वर्स में यही होता है कि एक कम होती है तो दूसरी ज़्यादा होती है, और डायरेक्ट में दोनों ज़्यादा होती है, दोनों ही साथ में कम होती है। अब ये जो दो न्यूटन ने अपने दो स्टेटमेंट में कहा उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, कंबाइन करके जैसे कि ये फोर्स डायरेक्टली थी ना, तो फोर्स को मैंने 1 की जगह पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसको हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, तो वेयर के इज़ अ कांस्टेंट विच इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने कौन सा कांस्टेंट लगाया, के, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपने इसी तरह से लिखना है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ये मैंने ऐसी सीक्वेंस रखी है कि उन पेपर में बिल्कुल एज इट इज़ लिख कर आना है, और जो एमकेट वाले हैं वो यहाँ से कॉन्सेप्ट गेन करें। ठीक है, उसके बाद बुक से रीडिंग करें। फर्स्ट ईयर वाले भी बुक से रीडिंग करें देखने के बाद, दोनों के लिए यही बात है। फर्स्ट ईयर वाले के लिए फ्यूचर में आसानी होगी और एमकेट वालों के लिए भी आसानी होगी। अच्छा, तो मैंने अब क्या कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन की जगह के जब मैंने लगाया तब मैंने इज इक्वल टू का यहाँ पे निशान लगाया, इससे पहले मैं नहीं लगा सकती थी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हटा और यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने लगाया और के लगाया। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने बताया कि के इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे अब मैंने के की जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो 1 तो मतलब कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 ही होता है ना, तो 1 ना भी लिखे तो हम समझेंगे कि 1 है, तो 1 हटा दो। अब ये आ गया। अब ये m यहाँ पे डिवाइड में, तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू एम है। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये f इज इक्वल टू एम है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमने मैथमेटिकली ड्राइव कर दिया। f क्या है, न्यूटन है। कब से तो मैं बोल रही हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। व्हाट इज़ द न्यूटन क्या है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ये तो बच्चों वाले MCQs होते हैं, एमकेट में तो बहुत कम चांसेस कि इस तरह के बच्चों वाले MCQs आए। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए आ सकते हैं कि न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, मास इज़ द यूनिट ऑफ kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये यूनिट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, चूँकि वो कभी कभी वो आपसे पूछते हैं ना कि आप ड्राइव करें, वो फिर इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है, वही जो मैंने अभी बताया। इफ़ 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 1 मीटर ऑफ एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ एक्सेलरेशन, देन द अप्लाइड फोर्स इज न्यूटन। समझ आ रही है, ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है ना, इसी को ये कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम मास है, मैंने क्या कहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है ना, तो इस वजह से मैंने इस वजह से 1 लिखा है कि 1 किलोग्राम। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 लगा दो। तो 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कि 1 किलोग्राम मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन, देन द अप्लाइड फोर्स इज न्यूटन। ये मतलब इसी को हमने वो बना दिया, आखिर में लिख दिया। फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड। अब फोर्स को हमेशा से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन बाय विच इट इज़ मूविंग। अब देखें, अब आप इस इक्वेशन से फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम है, तो आप हमें इस इक्वेशन से फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से कि जो प्रोडक्ट है किसका, ये एम पॉइंट ए, मतलब ये एम ए क्या है, प्रोडक्ट है ना, मतलब मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई हो रहे, तो मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है
उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की, ठीक है, बाय विच इट इज़ मूविंग, मतलब उस एक्सलेरेशन से वो मूव करता है, तो आप फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स लगाया है जिसमें मैंने आपको बताया है। अब आपने क्या फर्स्ट लॉ ने जब मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया, ये मैंने पूरा समझाया, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करती है, अगर वो रेस्ट में तो मोशन में आ जाती है, यूनिफॉर्म मोशन में थी तो वो अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहती उसकी, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यही पता है ना हमने जो इतनी एग्जांपल्स दी फर्स्ट लॉ में, तो हमें फर्स्ट लॉ ने डेफिनेशन दी फोर्स की। सेकंड लॉ ने क्या दिया, सेकंड लॉ ने तो हमें फार्मूला दे दिया यार। फर्स्ट लॉ में जब जस्ट न्यूटन ने क्या कहा कि यार बॉडी रेस्ट में है तो हम फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है, अगर मोशन में है तो हम फोर्स लगा के उसको रोक लेते हैं, मतलब वो रेस्ट में आ जाती है। मतलब हमें क्या पता चला कि यार फोर्स के बारे में पता चला, फोर्स की डेफिनेशन के बारे में पता चला फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में फिर हमने देखा कि फोर्स वो एक्सेलरेशन जो है मासेस पे डिपेंड करती है, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, मीन इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। और फोर्स अगर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, मीन डायरेक्ट रिलेशन है। उससे हमने फार्मूला ड्राइव किया तो फिर क्या बना, मीन्स सेकेंड लॉ ने हमें फार्मूला दिया, फार्मूला ऑफ फोर्स दी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेकेंड लॉ गिव फार्मूला ऑफ फोर्स, कोई मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं चीज़ लिखी। तो यही एमसीक्यूज आते हैं और यही एमकेट वालों के लिए आएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज तो पढ़ा नहीं होगा। अच्छा, अब थर्ड लॉ हम देखते हैं। थर्ड लॉ छोटा सा है, मैं करके कवर करती हूँ, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमें बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन जो है वो बराबर होगा किसके, अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मैं जो है आपको चमाट लगाती हूँ, आप क्या करेंगे, उल्टा मुझे लगाएंगे, मतलब मैंने आपको रिएक्ट किया, मैंने आप पे एक्शन किया, आपने मुझे रिएक्शन दिया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा करेंगे नहीं ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल कि हर एक्शन, कोई भी एक्शन हमेशा बराबर होता है अपोजिट एक्शन के। ये थर्ड लॉ था न्यूटन का। जैसे कि क्या कि फोर्स एक्शन है, ठीक है, एक बॉडी पे जैसे कि मैंने चमाट वाली बात बताई कि एक बॉडी पे फोर्स लगी, ठीक है, मतलब मैंने फोर्स लगाई तो उसने क्या की, जैसे कि मैं वो एग्जाम्पल भी दे रही थी कि अगर उस बॉडी की इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है तो फिर तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल बताई थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉडी है, उसकी इंटरनल फोर्स 15 न्यूटन है और मैं भी उस पर 15 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ, मतलब मेरा एक्शन क्या है 15 न्यूटन और उसका रिएक्शन क्या है, उसका भी 15 न्यूटन है, तो दोनों फोर्सेस क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है ना। तो थर्ड लॉ यही है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैं उसको इस तरह से फोर्स लगा रही हूँ और वो इस बैक साइड से फोर्स लगा रहा है, मीन डायरेक्शन इज अपोजिट, सो माइनस जो है यहाँ पे यही शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। बराबर तो है, 15 न्यूटन मैं लगा रही हूँ, 15 न्यूटन वो मुझ पे लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, मैं इस तरफ लगा रही हूँ, वो उस तरफ लगा रहा है, ठीक है। ये है थर्ड लॉ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नोट, टू परफॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज आर रिक्वायर्ड। ये बात पता है, ये आ जाती, ये एमकेट में भी आई थी और सब जो है कंफ्यूज थे। ये बात याद रखिएगा, थर्ड ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना, ये नोट करें कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना वो कभी भी सेम बॉडीज में नहीं होगा, ठीक है, कभी भी सेम बॉडीज में नहीं होता ये, ठीक है। टू परफॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज आर रिक्वायर्ड, इसमें 2 डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, डी एक्सलेटिंग फोर्स, रिएक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। अब ये नेगेटिव फोर्स किसके लिए शो करते हैं, जब भी डी एक्सलेटिंग फोर्स हो, जब भी रिएक्शन फोर्स हो, ठीक है, जब भी क्या हो, एयर रेजिस्टेंस प्लेस हो, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, एम क्या है, एम पॉजिटिव कब होगा, एम पॉजिटिव तब होगा,
एम पॉजिटिव है और एम पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये तो क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्सीलरेशन की बात है, एम हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब 5 kg फॉर एग्जांपल, इसकी 5 kg वेट है, तो आपने इसको 5 kg लिखना है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव लिखेंगे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से फ़र्क पड़ जाता है, तो नेगेटिव नहीं होती, मास हमेशा पॉजिटिव में होता है। एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है और पॉजिटिव होती है। नेगेटिव कब होती है एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी पहले 15 मीटर पर सेकेंड थी, वो कार जो है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, लेकिन जब जैसे उस पर फोर्स लगी तो उस 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कम हो गई, 15 से 10 पे आ गई, तो देन नेगेटिव, क्योंकि कम हो गई ना, वेलोसिटी कम हो गई, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड से 20 हो गई, मीन चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन इंक्रीज़ हो जाना इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ज़ीरो कब होगी? ज़ीरो जब 90 का एंगल आ जाता है, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन हो गई या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, कोई चेंज ही नहीं आता, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है तब। तो ये भी आता है MCQs में, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, कब। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपने सुनना नहीं है, ये आपने लिखना है रिटर्न में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे थर्ड लॉ का बताना है। मैंने फर्स्ट सेकेंड का तो बता दिया था, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ तो कभी बहुत अटक जाती हूँ। थर्ड लॉ ने क्या बताया? फोर्स कैन नॉट बी अलोन। थर्ड लॉ ने यही बताया ना कि फोर्स अकेली नहीं हो सकती, फोर्स कैन नॉट बी अलोन, फोर्स अकेली नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने एक्शन उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे लगाया तो उसने मुझे रिएक्शन दिया, मतलब फोर्स तो अकेली नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये तो वही है इनर्शिया। मैंने क्या बताया आपको? एग्जाम्पल दी कि इंटरनल फोर्स ऑफ बॉडी समझ लें, लेकिन इसकी ये नहीं लिख के आ जाइएगा, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, प्रॉपर्टी अपोजिट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ फार्मूला ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ फोर्स कैन नॉट बी अलोन, ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको मोमेंटम पढ़ाऊँगी और उसकी डेरिवेशन, उसके रिलेशन एमकेट के लिहाज से, फर्स्ट ईयर के लिहाज से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलास्टिक कोलिजन और ये सारे डेरिवेशन करवाऊंगी, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मेरा दिल करेगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मेरे जो है पेपर चल रहे हैं। और मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैंने मुझे याद नहीं है 18 डेट दी थी, तो वो नेक्स्ट मंथ की डेट दी थी मैंने, क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे हैं और तब तक, और वो भी मतलब पेपर्स तो मेरे फेब के एंड तक चलेंगे, लेकिन मैं आपके लिए इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ जनवरी जो है पूरा कोर्स स्टार्ट करवा दूँगी। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।